हेलो एवरीवन। फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में यूनिट थर्ड में अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रकृतिवाद के बारे में। देखिए, इससे पहले जो वीडियोस हुए हैं उनमें हम लोगों ने आदर्शवाद के बारे में बात कर ली है। यदि आप लोगों को इससे पहले के सारे वीडियो यूनिट 1 और यूनिट 2 को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन से जा करके सारे के सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने आदर्शवाद का मेन कॉन्सेप्ट बताया था कि ये किस पर जोर देता है, ये विचार, आत्मा तथा ब्रह्म पर जोर देता है, उसी तरीके से यदि हम लोग प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद जो है वो मतलब आत्मा तथा ब्रह्म का जो होता है वो पूरी तरीके से खंडन करता है। वो इन चीज़ों को पूरी तरीके से नहीं मानता है, और जबकि यह जो होता है ये भौतिक जगत में अपनी आस्था रखता है, भौतिक जगत में अपनी आस्था रखता है तथा ये जो है वो पदार्थ को ही सर्वथा सत्य मानता है। यही इस कहता है कि सभी चीज़ों की उत्पत्ति जो होती है वो पदार्थ से हुई है, आत्मा की उत्पत्ति भी जो है वो पदार्थ से हुई है। तो यही दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है। वो जहाँ पर आत्मा, विचारों और ब्रह्म की बात करते थे, ये वहाँ पर भौतिक जगत की बात करता है। भौतिक जगत में भी ये पदार्थ को जो होता है ये सबसे ज़्यादा महत्व देता है। तो इस तरीके से आप दोनों में विभेद कर पाएंगे। लेकिन चलिए प्रकृतिवाद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है प्रकृतिवाद के में। तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत जैसे ही हम लोग आते हैं तो देखिए, ये जो होता है ये भौतिक जगत की श्रेष्ठता पर बल देता है एवं प्रकृति की सर्वोत्तम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो ये कहता है कि जो प्रकृति है वही क्या कहते हैं सबसे प्रमुख सत्ता है, और जो ये ब्रह्म होता है और जो आत्मा होता है ये पूरी तरीके से गलत है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। प्रकृतिवाद के अनुसार जो होता है वो प्राकृतिक पदार्थ एवं क्रियाएं ही सत्य होती हैं। प्रकृति में देखिए दो तरीके की बात आती है। प्रकृति जो होती है वो भौतिक प्रकृति की ये बात करता है और मानवीय प्रकृति की बात करता है। जब हम लोग प्रकृतिवाद तथा शिक्षा पढ़ेंगे तब हम लोग मानवीय प्रकृति यानी शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं उनको पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रकृतिवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया जो भौतिक प्रकृतिवाद है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि भौतिक जगत की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है तथा पदार्थ की श्रेष्ठता पर जो है वो बल दिया गया है। अब देखो, ब्राइस जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा था। ब्राइस कहते हैं कि एक ऐसी प्रणाली है जो आध्यात्मिक चीज़ों का बहिष्कार करती है। ठीक है, तो उन्होंने सीधे तौर पे उन्होंने कहते हैं ना कि या तो देखिए दो दो लक्ष्य होते हैं, या तो किसी दूसरी चीज़ की को हम लोग क्या कहते हैं बड़ाई कर दें कि हाँ ये इस पर बल देता है, या हम लोग दूसरी चीज़ की बुराई कर दें तो बची हुई चीज़ पर ही ये बल देता है। तो उन्होंने सीधे कर दिया कि ये आध्यात्मिक चीज़ों पर जो होती है वो बहिष्कार करती है, तो बल किस पर देगी, यानी भौतिक जगत पर बल देगी। तो ब्राइस ने ये कहा। हॉकिंग्स की डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं कि तत्व मीमांसा का वह रूप जो प्रकृति के पूर्ण वास्तविक मानता है। मतलब इसमें जो प्रकृति है वही सर्वथा सत्य मानी गई है और किसी भी चीज़ को सत्य नहीं माना गया है। अब देखिए, प्रकृतिवादी दर्शन में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तत्व मीमांसा, मैंने हर बार बताया कि तत्व मीमांसा क्या होती है कि प्रकृतिवादी दर्शन के अंतर्गत हमें किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। तो पदार्थ जो है वो जगत का आधार है और प्रकृति ही सर्वथा सत्य है। तो हमें मेन चीज़ अध्ययन किसका करना चाहिए, तो हमें अध्ययन करना चाहिए केवल और केवल किसका, हमें अध्ययन करना है प्रकृति का अध्ययन करना है। प्रकृति के देखिए पदार्थ को का अध्ययन करना है, प्रकृति का अध्ययन करना है, और प्रकृतिवाद आत्मा को पदार्थ का अंग मानती है। मैंने कहा था कि वो लोग कहते थे कि आत्मा सर्वथा सत्य है, लेकिन ये कहते हैं आत्मा की उत्पत्ति जो है वो भी पदार्थ से हुई है, इसलिए पदार्थ सर्वथा सत्य है। तो प्रकृति की तत्व मीमांसा के अंतर्गत हमें अध्ययन किसका करना है, पदार्थ का अध्ययन करना है। ये चीज़ याद जान लीजिए। पदार्थ का अध्ययन हम लोग किस प्रकार करेंगे, ठीक है, पदार्थ का अध्ययन कैसे हम लोग करेंगे, यही होती है ज्ञान मीमांसा। तो पदार्थ की प्रकृति का लक्ष्य ज्ञान, पदार्थ एवं प्रकृति का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है। प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का मेन लक्ष्य माना गया है। तो इसका अध्ययन जो है वो हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो इसके अध्ययन के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो स्वयं सीखने यानी स्व अध्ययन की विधि अपनाई जाती है। इसमें बच्चा या किसी भी व्यक्ति को प्रकृति में जो है वो खुले तौर पर बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि जाइए और अपने ज्ञान का स्वयं विकास कीजिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा जो इसमें शायद नहीं लिखी मैंने, कि जो प्रकृतिवाद के जो सबसे बड़े समर्थक थे उनको रूसो जो थे वो इस प्रकृतिवाद के सर्वाधिक बड़े समर्थक थे। इन्होंने कहा था कि बच्चे को जो है वो प्रकृति में अकेला छोड़ देना चाहिए, वह स्वयं ही क्या है सारी चीज़ों को खोज लेगा। प्रकृतिवाद की मूल्य मीमांसा क्या है, मतलब प्रकृतिवाद का अंतिम लक्ष्य क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने पदार्थ का ज्ञान यदि प्राप्त कर लिया तो हम क्या करेंगे, तो प्रकृतिवाद का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो सुख प्राप्त करना होता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा, इसका सुख प्राप्त करना जो है वो इसका अंतिम लक्ष्य है। और ये जो होता है, मैंने बताया था, आध्यात्मिक एवं नैतिक बंधन स्वीकार नहीं करता है, जो प्रकृति के अनुरूप ही आचरण करने पर बल देता है कि यदि हम लोग प्रकृति से मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो प्रकृति के साथ में क्या कर लेंगे, अंतः संबंध जो है वो स्थापित कर लेंगे। और जब प्रकृति से हमारा जुड़ाव होगा तो जाहिर सी बात है, प्रकृति के अंदर की कोई भी चीज़ जो है वो हमें अलग नहीं लगेगी और हमें सदैव जीवन में सुख की प्राप्ति होती रहेगी। तो प्रकृतिवाद का अंतिम लक्ष्य जो है वो सुख प्राप्त करना होता है। प्रकृतिवाद के सिद्धांत क्या है? तो देखिए, ये भौतिक संसार ही सत्य मानते हैं। संसार ही मानव जो है वो संसार की सर्वोत्कृष्ट रचना है। मतलब संसार ने जो है वो मानव की उत्पत्ति की हुई है। सृष्टि का निर्माण पदार्थ से हुआ है। दूसरे ने ये बताया है कि पदार्थ से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, भिन्न भिन्न पदार्थों का योग ही है वो सृष्टि है। फिर देखिए नीचे क्या लिखा है, प्रकृतिवाद जो है वो धर्म एवं ईश्वर में को कोई स्थान नहीं देता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये न धर्म को मानता है, न ईश्वर को कोई स्थान देता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसके अंदर पदार्थ की सत्यता पर बल देता है। अब प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, अब हम लोग आ गए हैं मानवीय प्रकृतिवाद के बारे में। इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बच्चा जो है वो खुद से ज्ञान का सृजन करेगा, मतलब जो है टीचर की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी, टीचर केवल देखेगा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, प्रकृति का अनुसरण करके वह सीखेगा। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया, मतलब बच्चे को एक जगह बैठा करके अनुशासित रूप से शिक्षा में नहीं देती है। निषेधात्मक शिक्षा का क्या अर्थ है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है कि क्या चीज़ें गलत है बच्चे को ये बता दो, तो बच्चा वो काम नहीं करेगा, और इसके बाद में गलत चीज़ें यदि वह नहीं करेगा तो वह सही चीज़ें करेगा। तो इस तरीके की शिक्षा जो होती है निषेधात्मक शिक्षा होती है, जिस पर बच्चे को गलत चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और उस गलत चीज़ें यदि उसको पता है तो वह अपने आप ही सत्य के मार्ग पर चल देगा। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है कि बच्चा जो है वह अपनी सारी इंद्रियों को जागृत कर सके, इस पर बल दिया जाता है। बालकीय स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, बालक को किसी भी तरीके से अनुशासित ढंग से या बालक को जो है वो परतंत्र रूप से नहीं रखना है। बालक स्वतंत्र है, वह खुद के ज्ञान का सृजन स्वयं करेगा। सह शिक्षा पर बल जो है वो दिया जाता है, मतलब बालक जो है वो अपने समान के जो लोग होते हैं उनके साथ मिलजुल कर रह करके शिक्षा जो है वो आराम से प्राप्त कर लेता है, और उसके द्वारा उसका विकास जो है वो आसानी से एवं तीव्र गति से होता है। फिर प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम, तो मैंने बताया है कि जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होगा, वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होगा। और पाठ्यक्रम जो है वो इसके लिए कोई निर्धारित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण प्रकृति ही जो है वो उसके लिए पाठ्यक्रम के समान है, इसलिए पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए और जीवन से संबंधित होता है इसका। अब शिक्षण प्रविधियाँ क्या है? जब किसी बच्चे को अनुशासित ढंग से सिखा ही नहीं रहे हैं, उसे एक जगह बैठाल के सिखा ही नहीं रहे हैं, उसको खुद से खोजने के लिए कह दिए, तो इसके लिए जो कोई शिक्षक है वो क्या कहते हैं, कोई शिक्षण विधियाँ नहीं बनाता, मतलब बालक को ही शिक्षा के केंद्र बिंदु में रखा जाता है। उसे स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। वह जाए प्रकृति में घूमे, अपने अनुभवों द्वारा सीखे, खेल खेल करके सीखे। ये सारी पद्धतियाँ जो हैं वो अपनाई जाती हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति जो है इसका मतलब बताया जाता है। डाल्टन पद्धति जो है इसका हेलेन पार्खस्ट। मांटेसरी पद्धति मरिया मांटेसरी के द्वारा, यहाँ पर बच्चे को स्वयं ज्ञान का सृजन करना होता है, वह खुद स्वयं ही सीखता है। प्रकृतिवाद और शिक्षक की भूमिका, तो रॉस जो है वो कहते हैं कि प्रकृतिवाद में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, मतलब इसमें ज़्यादा शिक्षक को भूमिका नहीं दी जाती है, केवल बालक को ही बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बालक को ही सेंटर में रखा जाता है। शिक्षक का कार्य जो होता है वो बालक के कार्यों का केवल और केवल निरीक्षण करना होता है। प्रकृतिवाद और बालक की बात करें तो प्रकृतिवाद में बालक को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, और शिक्षक, विद्यालय, पुस्तकें, पाठ्यक्रम सभी का निर्माण विद्यार्थी को केंद्र में रख करके किया जाता है। मतलब सिर्फ ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ पर बच्चों की सुविधा के अनुसार काम हो सके, ऐसी पुस्तकें होंगी जो बालक के लिए हों, ऐसा पाठ्यक्रम नहीं चुना जाएगा जो बालकों के लिए कठिन हो या बालक जिससे ना पढ़ सकें। शिक्षक के द्वारा नहीं डिसाइड किया जाएगा, ये बालकों को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। प्रकृतिवाद और अनुशासन, बच्चे को अनुशासित करने के लिए नहीं कहा गया और कभी भी उसको दंड नहीं दिया जाएगा। बच्चे के अनुशासन पे नहीं, उसे खुला छोड़ दिया जाए और वो कर दिया जाए। यहीं पर इसके ड्रॉबैक आ जाते हैं। यदि बच्चे को अनुशासित नहीं किया जाएगा तो ये जरूरी नहीं कि वह सत्य ज्ञान को खो सके, और हो सकता है कि वह उदंड हो जाए और कुछ असत्य की चीज़ों में पड़ जाए और अपने जीवन को क्या कर ले, खराब कर ले। तो ये भी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं।
ठीक है। उसके बाद में प्रकृतिवाद व विद्यालय, तो प्रकृतिवाद या विद्यालय की बात करें तो विद्यालय बच्चे के लिए नहीं बनाया जाता है। यह संपूर्ण प्रकृति का जो प्रांगण ही होता है, यही बालक के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय होता है। रूसो कहते हैं विद्यालय के बंधन से बालक को मुक्त रखना चाहते हैं, इसीलिए रूसो को प्रकृतिवाद का जनक भी कहा जाता है। मतलब बच्चे को जो है वो प्रकृति में छोड़ दो, वह स्वयं ही अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्ट कर लेगा। यही प्रकृतिवाद की मानवीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोगों को प्रकृतिवाद जो है वो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। इसके अंतर्गत यही टॉपिक है। अगर प्रकृतिवाद लिखने के लिए आता है तो उसमें इतने पॉइंट लिख देंगे तो आपके एक से लेकर 2 पेज आराम से भर जाएंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हो सकता है हमारे द्वारा ये चलाई गई सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही हो। यदि इसी तरीके से आप लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में नोट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।